नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। सिक्किम का सफर, एक ऐसा राज्य जो आज भारत का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कभी एक स्वतंत्र हिमालयी राजशाही हुआ करता था? पूरे 333 साल का वो राजनीतिक सफर जिसने इसे भारत का 22वां राज्य बना दिया। सच कहूं तो ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरों के बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी और रोमांचक भू राजनीतिक यात्रा है जिसके प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को 6 हिस्सों में डिकोड करते हैं। हम शुरुआत करेंगे 333 साल पुरानी राजशाही से, फिर देखेंगे बदलाव की लहर, 1973 का संकट, ऐतिहासिक जनमत संग्रह, अनुच्छेद 371F की अहमियत और अंत में राज्य दिवस की शानदार विरासत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, 333 साल पुरानी राजशाही यानी नामग्याल राजवंश। अब आज के हालात को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, वज्रयान बौद्ध परंपराओं से जुड़े नामग्याल राजवंश की तरफ। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1642 में जब फुनत्सोंग नामग्याल पहले चोग्याल यानी वहां के धर्म राजा बने, तब से लेकर 1861 में ब्रिटिश संरक्षण तक सिक्किम ने दो बड़ी ताकतों के बीच एक बहुत ही क्रूशल बफर स्टेट का काम किया। फिर 1947 के बाद क्या हुआ? 1950 में भारत सिक्किम संधि हुई। इसके तहत रक्षा और विदेश मामले भारत के पास आ गए, लेकिन जो अंदरूनी फैसले लेने की आज़ादी थी वो चोग्याल के पास ही रही। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बदलाव की लहर, जहां जनसांख्यिकी और कूटनीति दोनों करवट ले रहे थे। जैसे जैसे हम 20वीं सदी के मध्य में आते हैं, अंदरूनी हालात बिगड़ने लगे, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? एक बहुत ही गहरी संरचनात्मक असमानता। इसे ऐसे समझिए, राज्य की लगभग 75% आबादी नेपाली भाषी थी, लेकिन उनके पास कोई खास राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था। दूसरी तरफ समता प्रणाली के तहत सारी सत्ता 25% भूटिया लेप्चा समुदाय के पास थी, जिन्हें चोग्याल का समर्थन हासिल था। जाहिर सी बात है, इस भेदभाव ने असंतोष को जन्म दिया। यहीं से काजी ल्हेंडुप दोरजी जैसे नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने इस पुरानी सामंती व्यवस्था को नकारते हुए एक व्यक्ति एक वोट की मांग तेज कर दी। और ठीक इसी समय साल 1968 के आसपास राजशाही समर्थकों के बीच भारत विरोधी भावनाएं भी भड़कने लगीं। हम बफर हैं, डफर नहीं, ऐसे नारे सड़कों पर गूंजने लगे। अंतिम चोग्याल और उनकी अमेरिकी पत्नी दोनों पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य चाहते थे। अब जरा सोचिए, 1962 के भारत चीन युद्ध के ठीक बाद वाले उस दौर में हिमालय से सटी इस संवेदनशील सीमा पर ऐसी अस्थिरता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय रही होगी। और इसी से जन्म होता है हमारे तीसरे अध्याय का, 1973 का राजनीतिक संकट और तनाव में अचानक हुई वृद्धि। ये तनाव 1973 के चुनावों में धांधली के आरोपों के बाद अपने चरम पर पहुंच गया। पूरे राज्य में भारी अशांति फैल गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि व्यवस्था कायम करने के लिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प और तेजी से हुए संवैधानिक बदलावों की कहानी है। पहला कदम 1973 का त्रिपक्षीय समझौता, जिसने चोग्याल की शक्तियों को काफी कम कर दिया। दूसरा कदम 1974 में 35वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को एक सहयोगी राज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला। और अंततः 36वें संशोधन ने पूर्ण राज्य का रास्ता साफ कर दिया। ये राजशाही से लोकतंत्र की ओर सत्ता का एक बेहद शांतिपूर्ण लेकिन जटिल कूटनीतिक हस्तांतरण था। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, भाग 4, ऐतिहासिक 1975 का जनमत संग्रह और वो निर्विवाद लोकतांत्रिक जनादेश। अप्रैल 1975, ये वो महीना था जिसने सिक्किम का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। नवनिर्वाचित सिक्किम विधानसभा ने राजशाही को पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यहाँ इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि ये जनमत संग्रह इतना क्रूशल क्यों था। भारतीय पर्यवेक्षण में हुए इस मतदान में, ध्यान दीजिएगा, आश्चर्यजनक रूप से 97.55% लोगों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में वोट किया। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्पष्ट जनादेश था जिसने 330 साल पुरानी राजशाही पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। 63% के मतदान टर्नआउट में करीब 60,000 लोगों ने विलय का खुलकर समर्थन किया। और विरोध में कितने वोट पड़े? 1500 से भी कम।
जनता का मूड बिल्कुल स्पष्ट था। इस भारी जन समर्थन ने चोग्याल के बचे खुचे अधिकार को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया और भारत के साथ एकीकरण को एक पुख्ता वैधता प्रदान की। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर। अनुच्छेद 371F, राज्य का दर्जा और सबसे अहम बात, पुरानी पहचान की रक्षा। जनमत संग्रह के बाद भारतीय संसद ने तेजी से 36वां संविधान संशोधन तो पारित कर दिया, लेकिन ये कोई साधारण विलय नहीं था। इसमें एक बहुत ही खास कानूनी ढाल शामिल की गई, जिसे हम अनुच्छेद 371F कहते हैं। अब ये प्रावधान इतना खास क्यों है? क्योंकि इसने एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाया। एक तरफ तो लोकतांत्रिक एकीकरण की इच्छा थी और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करना था कि सिक्किम के स्वदेशी लोग अपनी ही जमीन पर जनसांख्यिकीय रूप से अल्पसंख्यक न बन जाएं। अगर हम इन सुरक्षा उपायों को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये आज भी कितने प्रभावी हैं। जैसे कि 1917 के राजस्व आदेश को बरकरार रखा गया ताकि कोई भी गैर सिक्किमी व्यक्ति वहां कृषि भूमि न खरीद सके। पारंपरिक सिक्किम प्रजा यानी सिक्किम सब्जेक्ट की नागरिकता का पूरा सम्मान किया गया। भूटिया लेप्चा समुदायों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई ताकि राजनीतिक रूप से उन्हें हाशिए पर न धकेला जाए। सीधे शब्दों में कहें तो पुराने रीति रिवाजों को हमारे आधुनिक संविधान के भीतर बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया। और अंत में हमारे इस विश्लेषण का छठा और आखिरी भाग, राज्य दिवस की विरासत, जो हर साल 16 मई को मनाया जाता है। आज के समय में इस विशाल भू राजनीतिक यात्रा की परिणति हमें हर साल 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस के रूप में देखने को मिलती है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि स्वदेशी हिमालयी विरासत की एक जीवंत अभिव्यक्ति है। 2025 के स्वर्ण जयंती समारोहों में भी ये झलक साफ दिखाई दी, जहां पारंपरिक छाम और मारूनी नृत्यों के साथ साथ रन फॉर यूनिटी का शानदार आयोजन हुआ। और हाँ, भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बनने और हिम तेंदुए के संरक्षण जैसी पर्यावरण की जीतों का जश्न भी मनाया गया। वाकई ये आधुनिक विकास और प्राचीन परंपरा का एक परफेक्ट ब्लेंड है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचार जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। एक विविधतापूर्ण समाज अपने आधुनिक लोकतांत्रिक एकीकरण के साथ साथ अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को इतने बेहतरीन तरीके से कैसे संतुलित कर सकता है? सिक्किम इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अगर सिक्किम के इतिहास के इस सफ़र में आनंद आया और ये जानकर कुछ नया सीखने को मिला कि ये भारत का 22वां राज्य कैसे बना, तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिक्किम के इस उल्लेखनीय इतिहास के बारे में अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि आगे किस ऐतिहासिक विषय का अन्वेषण किया जाना चाहिए। जय हिंद और देखने के लिए धन्यवाद।